अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साइड में बैठ जाइए। हिंदू भाइयों को नमस्कार। आज जो डिवीजन का प्रोग्राम है, युवा साथियों ने मुझे बुलाया है, उसको अदा करता हूँ। हमारे डॉक्टर राजा बाबू, फजलुर रहमान साहब, लाल बाबू, फिजदिल आलम साहब, अहमद हुसैन साहब और खास करके मेरे साथ आए हुए हमारे मामा कलाम साहब जो लखनऊ से हैं और हमारे मामा सत्तार साहब मोहम्मद साहब जो हमारे बहुत करीबी हैं। भले ही हमारा विधानसभा में नहीं करता लेकिन दिल हमारे साथ है। और खास करके जो हमारे चाहने वाले हैं, आज हमारे इस सभा में आने के लिए जो आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यहाँ आने का उद्देश्य युवा साथी का प्रधानी ये प्रोग्राम सदस्यता अभियान यानी AIM जो है मजलिस का ये सदस्यता अभियान बेबीगंज में प्रोग्राम किया गया, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष भी आए हैं और रास्ते में है, उनके द्वारा हम सदस्य ग्रहण कराएंगे, सदस्यता ग्रहण कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपना बयान करना चाहूंगा कि हमने 2005 में जब पहली बार MLA बना था तो निर्दलीय के रूप में आए थे। 2005 फरवरी मार्च का महीना था और उस समय निर्दलीय आप लोगों ने मुझे चुनने का काम किया था। बहादुरगंज दिगलबैंक, उस समय परिसीमन में बहादुरगंज और दिगलबैंक का क्षेत्र हुआ करता था। एक बार नहीं, 2 बार दिगलबैंक तो बहादुरगंज आप लोगों ने मुझे MLA बनाने का काम किया। उसके बाद जब नए परिसीमन में कैरागाछ जीता तो बहादुरगंज कैरागाछ नया परिसीमन में आया, जो 2010 को हुआ। यानी 2010 से कैरागाछ में हम MLA रहे, 2010 से 15 और 2015 से 20, यानी 2 बार लगातार कैरागाछ में हम MLA रहे। ऐसे तो बहादुरगंज के लिए 4 टर्म रहे, दिगलबैंक के लिए 2 टर्म रहे। बहादुरगंज अगर प्रखंड को देखा जाए तो उस समय यहाँ पर हम 4 टर्म रहे, यानी 2 टर्म कैरागाछ, 2 टर्म दिगलबैंक का रहे और बहादुरगंज हम 4 टर्म रहे। कहने का मतलब है कि जो भी काम हुआ वो तो हुआ है। अभी हम लोग MIM का उम्मीदवार के रूप में मैं आपके बीच आया है। हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का फरमान है, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमको कहा कि आप अपना क्षेत्र में जाइए और अपना क्षेत्र में जाकर के लोगों को मेरा संदेश दीजिए। संदेश ये है, पहले तो हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहा कि मेरा संदेश आप जन जन तक पहुंचाइए, जन जन तक ये पहुंचाइए कि जिस समय धारा 370 हटाया जा रहा था उस समय हमने आवाज उठाया। जब हिजाब का मामला आया उस समय हमने आवाज उठाने का काम किया। जब 3 तलाक का मामला आया उस समय हमने आवाज उठाने का काम किया। जब वक्फ संशोधन बिल का मामला आया उस समय हमने लड़ने का काम किया। और अभी जो वोटर लिस्ट संशोधन का मामला चल रहा है ये बहुत बड़ा साजिश है। मैं हिंदू भाई से भी पूछना चाहूंगा कि आपको निवासी बनाने में परेशानी नहीं होता है, जाति बनाने में परेशानी नहीं होता है क्या? आपको जो कागजात आपसे मांगा जा रहा है क्या आपको परेशानी नहीं होता है? ये सिर्फ सरासर BJP का जो है साजिश है और साजिश के तहत 51 लाख वोट बिहार का वोट काट दिया गया है। कि आने वाला समय में आपके पास डाटा आ जाएगा और पता चला कि कैरागाछ का भी 2-4-5-10 हजार वोट काटा गया है, बहादुरगंज का भी 2-4-5-10 हजार वोट काटा गया है, दिगलबैंक का भी वोट 5 से 10 हजार वोट काटा गया है। इसी तरह से हर जगह का वोट काटा गया है।
जो 2003 से पहले कागजात है उसका तो काट नहीं पाएगा, क्योंकि 2003 में वोट देने का काम किया था। और जो 2003 के बाद जिसका नाम आया है उसको बहुत बड़ा खतरा है। अगर आप बिजली बिल नहीं देंगे, आप अगर निवासी नहीं देंगे, आप अगर कोई भी लाइसेंस नहीं देंगे तो आपका नाम काटने का साजिश चल रहा है। इसलिए दोस्तों आज 25 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म जमा करने का। आज अगर जो आदमी नहीं किए हैं आज भी टाइम है, 12 बजे रात से पहले आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उसको आपको ऑनलाइन कर देना है। फिर आज से प्रक्रिया चालू होगा, 15 दिन का समय मिलेगा आपको। इस 15 दिन में आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। अभी तो सिर्फ फॉर्म भर के ले लिया, आपसे मांगा जाएगा, आपको देना है कम से कम बिजली बिल तो देना ही है। बिजली बिल अगर नहीं होगा तो आपको कोई राशन कार्ड तो जरूर होगा। आधार को मान्यता नहीं दिया है, लेकिन आधार को भी हमको देना है। लेकिन ये जो है बहुत बड़ा साजिश किया है। इसलिए मैं हमारा आसद साहब का हुक्म हुआ, हमारा ओवैसी साहब का हुक्म हुआ कि जन जन तक आप जाके आवाज फैलाइए और हर बूथ लेवल पर आप लोगों का सुधार का काम चल रहा है। हमारा मजलिस का काम चल रहा है और आप भी आपके पास भी आया था कि नहीं मेरा मजलिस का लड़का देखने सुनने के लिए आया है कि वो काम हो रहा है कि नहीं, किसका नाम छूटा, किसका नाम आ रहा है, किसका नाम कठिन हो रहा है, उसको देख रहा है। अगर किसी का नाम कटने को है या किसी का नाम अगर नहीं जुड़ रहा है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। और किसी का अगर कागज नहीं है तो हमसे संपर्क कीजिए। हम बीएलओ से बात करेंगे और बीएलओ से ऊपर जाने का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे। मजलिस का अभी एक ही काम है कि वोटर लिस्ट सुधार में किसी का भी नाम नहीं छटे, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, किसी का नाम नहीं छटे। मजलिस का ये आह्वान है। मजलिस किसी कौम का पार्टी नहीं है। हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, मुसलमान के खिलाफ जो साजिश हो रहा है हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमारा कोई हिंदू भाई के खिलाफ अगर साजिश हो रहा है तो हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। आप देखे होंगे जब पाकिस्तान और इंडिया का लड़ाई का बात हुआ था तो कोई भी आदमी नहीं बोला था, लेकिन हमारा मजलिस जो हमारा असदुद्दीन ओवैसी का पहला आदमी था जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का काम किया था। सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने से नहीं होगा, उनका सच्चाई पर आप ध्यान दीजिए, उसका सच्चाई को देखिए। आज आप देखे होंगे, आप जिसको कामयाब किए, यहाँ आपने 85,000 वोट देकर के MIM को जिताने का काम किया है। मैं आपको स्वागत करता हूँ, मैं आपका फैसला को सलाम करता हूँ जो आपने 85,000 वोट देकर के आपने MIM को जिताने का काम किया। लेकिन जिसको आपने जिताने का काम किया उन्होंने 6 करोड़ रुपया लेकर के अपने आप को राजद के पास बेचने का काम किया। आपको इस बार दिखा जाना है क्योंकि जनता नहीं बिका है, वोटर नहीं बिका है, आपने जिसको चुना है वही बिका है। इसलिए उसको इस बार जवाब दे देना है कि तुम बिक सकते हो, जनता तो नहीं बिकेगा। क्योंकि जनता उस समय भी जिताया था, इस समय भी जिताएगा इंशाअल्लाह। अगर मौका मिला आप लोगों के बीच तो फिर हम आपका क्या करने सेवा करने के लिए हाजिर हूँ। लेकिन अभी जो है आज अगर मजलिस ना होता, आज अगर ओवैसी साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब आज हमारा अगर पार्लियामेंट में ना होता तो ये वक्फ संशोधन बिल जो पारित हुआ है ये हमको नहीं मालूम होता कि वक्फ संशोधन बिल कैसे पारित हो गया। इसीलिए हमारा एक आदमी अगर वहाँ है यही ना होता तो ये वक्फ संशोधन बिल हमको मालूम नहीं होता। वक्फ संशोधन बिल में क्या हुआ है मालूम है? आपका कब्रिस्तान छीने जाएंगे, आपका मस्जिद छीने जाएंगे, आपका दरगाह छीने जाएंगे, आपका ईदगाह छीने जाएंगे, क्योंकि आपके पास कागजात नहीं होगा। जब आपको पूछा जाएगा कि कब्रिस्तान का कागज दिखाओ तो आप कागज नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हमारा पूर्वज बाप दादा परदादा के पास कागज होगा। आप जब कागज नहीं दिखा पाएंगे तो वो कब्रिस्तान सरकारी हो जाएगा और उस कब्रिस्तान में एक कमेटी बनेगा। 2 आदमी हिंदू भाई बनेंगे, 3 आदमी मुस्लिम आदमी बनेंगे और उस कमेटी में
एक तय होगा कि कोई भी आदमी अगर मरेगा तो उसका रसीद कटेगा। जिस तरह से बॉम्बे में, दिल्ली में, मद्रास में होता है कि कोई भी आदमी मरता है तो जमीन खरीदना पड़ता है, उसी तरह से आपको भी अपना कब्रिस्तान में आपको रसीद कटाना पड़ेगा। 2000, 4000, 5000 जो कमेटी तय करेगा, और ये पैसा जमा होगा सरकार के पास। इसी तरह से फिर जंग आ जाएगा क्या, ईदगाह तो ये कब्रिस्तान तो आपका चला गया, सरकारी हो गया, इसी तरह से आपका ईदगाह के पास आएगा। ईदगाह को आपको नोटिस करेगा कि आप कागज दिखाइए, इसी तरह से आप ईदगाह वाले कागज नहीं दिखा पाएंगे। इसी तरह से मस्जिद का कागज आप नहीं दिखा पाएंगे, 50% मस्जिद का कागज नहीं दिखा पाएंगे, और सब मस्जिद हो जाएंगे सरकारी। इसी तरह से दरगाह, जो दरगाह में आप पैसा जमा करते हैं वो पैसा भी सरकार यूज करेगा। इसीलिए भाइयों, ये वक्फ काला कानून जो पास हुआ है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, 28 को शायद इसका सुनवाई है। इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ तो फैसला होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर से हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। हम चाहेंगे कि ये हमारा जो ओवैसी अखबार है, इस नेता को पहचानिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को पूरे दुनिया में 57 मुस्लिम देश है, 57 मुस्लिम देश ने ये मान्यता दे दिया है कि हिंदुस्तान में अगर कोई मुसलमान लीडर है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो आप क्यों नहीं मानेंगे, हम क्यों नहीं मानेंगे? जब पार्लियामेंट में भाषण देता है असदुद्दीन ओवैसी साहब तो नरेंद्र मोदी को सोचना पड़ता है, अमित शाह को सोचना पड़ता है। नरेंद्र मोदी का आंख से आंख मिला करके बात करता है, अमित शाह से आंख मिला करके बात करता है, और पूछता है कि नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, अमित शाह ये जो काम कर रहे हो, ये काला कानून जो पास कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। मैं उसका गवाह हूँ। जब मुझे बुलाया गया असदुद्दीन ओवैसी साहब द्वारा कि दिल्ली चुनाव आयोग जाना है, आप आइए, और अख्तरुल इमान साहब को बुलाया, हम दोनों कमेटी बना करके हम लोग जब दिल्ली गए, चुनाव आयोग के पास जब हम लोग पहुंचे, ओवैसी साहब वहाँ मौजूद था, और ओवैसी साहब चुनाव आयोग को चैलेंज किया कि 2003 में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी का भी नागरिकता पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, तो आप कौन होते हैं वोटर लिस्ट से नाम काटने वाला? ये सवाल किया था असदुद्दीन ओवैसी साहब। हमने खुद देखा है, इस बार अभी वोट का कोई मामला नहीं, हमने अपने नजर से देखा कि असदुद्दीन साहब कानून से बात करता है, ऐसा नहीं कि आग्रह नहीं करता है कि सर कर दीजिए, ये गलती है या वो गलत है। वो कानून का किताब निकाला और उसके आगे में धो दिया और दिखाया कि 1903 में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप किसी भी नागरिकता पर आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते, किसी का नागरिकता आप वोटर लिस्ट से नाम नहीं काट सकते। जब आमना सामना हुआ तो पता चला, उसके बाद चुनाव आयोग ये माना कि ठीक है हम वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटेंगे, लेकिन जो आदमी मर गया है, जो आदमी यहाँ से दिल्ली, बम्बई, मद्रास चला गया है, उसका नाम हम काटेंगे। तो हम लोगों ने सवाल किया, हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि दिल्ली, बम्बई, मुंबई में जरूर आता है, लेकिन हमारा जमीन जायदाद, बाप माँ का घर हमारा क्षेत्र में है, इसीलिए काटा नहीं जाए। तो उन्होंने उसी दिन फैसला किया कि ठीक है, आदमी चाहे दिल्ली में रहे, चाहे वो सऊदी अरब में रहे, आप ऑनलाइन अप्लाई करा दीजिए, हम उसका नाम नहीं काटेंगे। तब जाकर के ये काम किया है। ये मैं गवाह हूँ भाई, हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब इतना काम करते हैं जो आज हम आज बोर्ड में खड़ा है, उसी के बदौलत है, क्योंकि अम्बेडकर का संविधान उन्होंने पढ़ा है, अम्बेडकर का संविधान उन्होंने सबूत के साथ चुनाव आयोग को मेरे सामने में दिया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ मजबूत कीजिए। अगर हमारा बिहार में अगर 10-20 सीट हो जाएगा तो बगैर ओवैसी साहब का पार्टी का, यानी हमारा पार्टी का सरकार नहीं बना सकता है। जब तक हमारा सहयोग नहीं लेगा तब तक सरकार नहीं बना सकेगा। हम लोग बीजेपी का सरकार बनने नहीं देंगे, ये आप लोग दिमाग में घुसा लीजिए। किसी भी कीमत पर बीजेपी का सरकार बनने नहीं देंगे, लेकिन हमारा हिस्सेदारी रहेगा, क्योंकि बिहार में 13% यादव है और बिहार में 17% मुसलमान है। आज लालू यादव का बेटा कहता है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तो कहता हूं कि आप घोषणा कीजिए कि मुसलमान मुख्यमंत्री होगा, तब हम लोग सहयोग करेंगे। हम लोग भी कह दिए हैं कि मेरे बगैर की सरकार नहीं बना सकते, लेकिन जब तक हमारा हिस्सेदारी नहीं होगा तब तक हमारा समर्थन नहीं होगा, क्योंकि हमारा 17% मुसलमान आबादी है बिहार में और तुम्हारा 13% आबादी है। इसलिए तुम घोषणा करो कि मुख्यमंत्री मुसलमान होगा, तभी हमारा सपोर्ट होगा, नहीं तो हम लोग फिर अपना
अपना दल लेके अगर 20 सीट आता है तो हम लोग मजबूती से बिल विपक्ष में खड़ा रहेंगे। इसलिए भाइयों और दोस्तों, हम लोग एकजुट होकर के हम लोग ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करें, तभी हमारा विकास होगा, नहीं तो हम फिर पीछे चले जाएंगे। क्योंकि आप देखते ही हैं कि वक्त संशोधन बिल जो हमारे माथे पर थोपा गया है, इस बिल से हमारा बहुत क्षति होने वाला है, कब्रिस्तान जाने वाला है, मस्जिद जाने वाला है, ईदगाह जाने वाला है, दरगाह जाने वाला है। इसीलिए हम लोगों को सोच समझ करके कदम उठाने का जरूरत है। यही कहा करके मैं आप लोगों से रोक करना चाहूंगा। और रहा मेरा सवाल, मैं तो आपके बीच एक बार नहीं 2 बार का नेतृत्व कर चुका हूँ, 10 साल आपका नेतृत्व कर चुका हूँ, 2010 से 20 तक 2 बार। इस 2 बार में कभी हमने हिंदू मुसलमान का भावना पैदा होने नहीं दिया। हमने किसी भी गांव में अगर काम किया तो ये नहीं देखा कि ये मेरा पक्ष है या विपक्ष है। और कहीं भी कोई घटना होता था तो हम पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं देते थे। आप अभी देखते होंगे कि कौन से लाश उठता है, अभी एक भी पोस्टमार्टम नहीं रोक पाता है। तो खुद आप देखते हैं, आप खुद देखे हैं कि क्या सही और क्या गलत है। मैं अपना तारीफ अपने मुंह से नहीं करने वाला हूँ या मैं नहीं करना चाहता हूँ। बस आपको इतना ही कहूंगा कि ये 2 टर्म कैरागढ़, 2 टर्म दिगल बैंक और 4 टर्म बहादुर प्रखंड, यानी तीनों में 4 बार हमने MLA रहा है। तो उसका अगर कमी पेश हुआ है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और फिर से मुझे मौका दें, इंशाअल्लाह मैं आपके बीच खड़ा उतरूंगा। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा, जो हमसे छूट गया है मैं उसका काम करूंगा। यही कहा करके मैं आपसे बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदू भाइयों को नमस्कार।